Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and in this video I am going to take the topic nationalism and imperialism. This is the last topic of this chapter, the rise of nationalism in Europe. तो इस टॉपिक में हमें देखना है कि किस तरीके से जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो अब उनमें आपस में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। यूरोप की एक पार्ट की हम बात करेंगे जिसका नाम है बाल्कन्स। अब ये बाल्कन रीजन कौन सा था जिसमें कि कई सारे अभी के जो कंट्रीज़ हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, बोस्निया, सर्बिया, ये सारे कंट्रीज़ थे और यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको स्लाव्स कहते थे। तो 1871 में ये बाल्कन्स रीजन का ये जो कंट्रीज़ हैं ये कंप्राइज कर रहे थे उस समय। 1875 के बाद जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट होते गए, ठीक है, और वो वार के लिए तैयार होने लगे। नेशनलिज्म इज नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, ठीक है। लिबरलिज्म की बात करना, डेमोक्रेसी की बात करना, तो ये आपस में इनमें कन्फ्लिक्ट्स शुरू होने लगे। And nationalist groups became increasingly intolerant of each other and were ready to go to war and also became a narrow creed with limited ends, ठीक है। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस एक तरह से डिक्लेयर करना चाह रहे थे कि अब हम बाल्कन्स का पार्ट नहीं रहेंगे, यानी हम जो ऑटोमन एम्पायर है उसका पार्ट हम नहीं रहेंगे। हमारी जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है कि हम पहले फ्री थे और बाल्कन्स या जो ऑटोमन एम्पायर ने हमें कैप्चर किया और हमारे ऊपर रूल किया बाल्कन रीजन बना के, तो अब हम इससे अलग होना चाह रहे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है, यानी जो हमारे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जो डेमोक्रेसी है, उसको अपने तरीके से हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इससे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई शुरू करी। When the Ottoman Empire collapsed, it initiated nationalism in Balkan state. अब ये collapse क्यों हुआ? बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे और ऑटोमन एम्पायर ने इसके लिए प्रॉमिस किया कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या जो करप्शन की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे वो सही करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट 20 ईयर्स, इस प्रॉमिस के 20 ईयर्स में भी कुछ खास नहीं हो पाया। उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इनिशिएट हुई और जो रीजन्स थे बाल्कन के अंडर में उन्होंने अपने आप को बाल्कन से अलग करना शुरू कर दिया। Soon the feeling of nationalism spread and the situation became very unstable. The Ottoman Empire tried to control the situation by strengthening itself through modernization and internal reforms, but with very little success. Internal reforms काफ़ी उसने अनाउंस करे, बट ग्राउंड रियलिटी पे वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ग्रेजुअली इट्स यूरोपियन नेशंस गॉट सेपरेटेड एंड फॉट फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स। In the race to expand their territories and to impose their supremacy on each other, Slavic nationalities quickly got into severe clashes. As a result, the Balkan area became an area of intense conflicts. ठीक है, सुप्रीमेसी यानी जब हम फ्री हो रहे हैं तो हम जो हमारा नेबरिंग स्टेट है उसके भी कुछ पार्ट को कैप्चर कर लें, यानी अपना जो लैंड एरिया है, जो टेरिटरी है, उसको इंक्रीज कर लें। इस चीज़ को लेके फिर आपस में कन्फ्लिक्ट्स होना, झगड़े शुरू हो गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो बिजनेस, ट्रेड, कॉलोनीज़ का जो कॉलोनियल रूल था, यानी किस पार्ट में कौन रूल करेगा, नेवल और मिलिट्री माइट, ठीक है, नेवी और आर्मी की जो सिचुएशन है या कहाँ पे किसको बेनिफिट मिल सकता है, इन चीज़ों को लेके आपस में झगड़े शुरू हो गए। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. Each power was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. ठीक है,
तो इसमें मेनली जो कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, तो ये सारे जो कंट्रीज़ थे ये ज़्यादा इसमें अपना जो शेयर था वो चाह रहे थे। ठीक है, सबके अपने ट्रेड या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरह इसको देख रहे थे और एक मौके की तरह से देख रहे थे कि किस तरह से हम इस एरिया पे, कितने एरिया पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। The Balkan states were fiercely jealous of each other and hoped to gain more territory and further became the scene of big power rivalry. अब यहाँ पे हमने बात किया ऑस्ट्रो हंगरी आया। तो ऑस्ट्रो हंगरी क्या था? ऑफन referred to as the Austro-Hungarian Empire or the dual monarchy. अब यहाँ पे डुअल मोनार्की थी, बट ये फिर भी एक टाई से ये बंधे हुए थे। एंड ग्रेट पावर इन सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल यूरोप में एक बहुत बड़ी पावर थी ये ऑस्ट्रो हंगरी डुअल मोनार्की। 1867 से लेके 1918 के बीच में, 1867 से ये शुरू हुआ ऑस्ट्रो हंगरी का जो टाई था, और 1918 तक यानी वर्ल्ड वार ख़त्म होने तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने तक ये रहा। It was formed with the Austro-Hungarian Compromise of 1867 and was dissolved following its defeat in the First World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ये शुरू कैसे हुआ? इसी बाल्कन रीजन की वजह से हुआ, जिसमें कि जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के जो लोग थे वो अपनी फ्रीडम चाह रहे थे, ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाह रहे थे। ग्रीस, अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया, रोमानिया, सारे ये जो सारे स्टेट्स थे, और क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, और ऑटोमन एम्पायर इनको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और सिक मैन ऑफ द यूरोप का भी उसको नाम दिया गया। तो यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। अब लड़ाई में भी जो अदर स्टेट्स के टेरिटरी को कैप्चर करने के यहाँ पे कंपटीशन शुरू हुआ, और ये ले गया किसकी तरफ? वर्ल्ड वार की तरफ। रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। मेन कंट्रीज इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ 1914 to 18, तो सेंट्रल पावर एक तरफ थे जिसमें कि जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी था। दूसरी तरफ एलाइज थे जिसमें कि मेनली फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली और जापान थे, और बाद में 1917 से यूएस भी इसमें शामिल हुआ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो मेनली जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इसके दूसरे रीज़न भी हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वार वन दैट मेड the aforementioned items come into play was the assassination of Archduke Franz Ferdinand. फर्स्ट वर्ल्ड वार ये जो लड़ाई शुरू हुई, इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड थे, उनका असैसिनेशन हुआ। जून 1914 में एक सर्बियन नेशनलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप था, सर्बिया का एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसको कि ब्लैक हैंड बोलते थे, उसने एक ग्रुप भेजा था आर्कड्यूक के असैसिनेशन के लिए। तो असैसिनेशन, उनके असैसिनेशन के बाद ही ये आग और ज़्यादा भड़की, और जिसने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का फॉर्म ले लिया। ठीक है, तो यूएस इसमें शामिल नहीं था 17 तक, लेकिन 17 से फिर वो शामिल हुआ। तो ये था नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये लड़ाई इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट थी, इम्पीरियल पावर्स के अगेंस्ट थी, वो उससे अलग होना चाह रहे थे। अपने नेशनलिज्म की फीलिंग और कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, लिबरल नेशनलिज्म से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, और इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू होने लगे, और एट लास्ट फिर इन्होंने इंडिपेंडेंस, अपने आप को अलग करने की का डिसीजन लिया, और फिर ऑटोमन एम्पायर से फिर उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुए, झगड़े शुरू हुए, और इसने एट लास्ट वर्ल्ड वार का फॉर्म ले लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18, और 18 जैसे वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तभी ये ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों अलग अलग हुए। सो दिस वाज द टॉपिक, नेशनलिज्म एंड imperialism.